जब भारत की वित्त मंत्री हर साल बजट पेश करती हैं तो हिंदुस्तानियों की निगाहें उस बजट की तरफ टिकी रहती हैं। बहुतों को जानना होता है कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, क्या शेयर्स में और इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरी सैलरी से कितना टैक्स कटेगा, नहीं कटेगा, बचत कितने मिलेगी, वगैरह वगैरह। पर हिंदुस्तानियों के अलावा भी चंद खास लोग हैं जो इस बजट को बहुत ध्यान से सुनते हैं, और वो हैं हमारे पड़ोसी देश के लोग और वहाँ के नेता, क्योंकि हमारी नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत खूब पैसा एड के रूप में इन मुल्कों को दिया जाता है। सैकड़ों करोड़ों से हज़ारों करोड़ तक के पैसा हर साल भारत सरकार बांटती है। अब इसकी कई वजह होती हैं कि हमारे आसपास पड़ोस में सब स्थिर रहे, शांत रहे। उसके अलावा भारत कई जगह स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स की वजह से भी पैसा लगाता है। जैसे हम ईरान के चबाहर पोर्ट में पैसा लगा रहे थे, हमने खूब पैसा लगाया। पिछले साल के बजट में तो 400 करोड़ रुपए अकेले इस पोर्ट के लिए हमने रखे थे। लेकिन पिछले साल ही सितंबर में ट्रंप ने कह दिया कि आप यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट करके निकल जाइए, 6 महीने आपको दे रहे हैं। हम ईरान से किसी को धंधा नहीं करने देंगे क्योंकि ये लोग बम बनाने पर आमादा हैं। अब सितंबर में जो ट्रंप ने मोहलत दी थी वो ख़त्म हो रही है अप्रैल 2026 में, यानी 2 महीने बचे हैं हमारे पास, और हमें वहाँ से अब वापस आना पड़ेगा अगर कोई नई चीज़ होती नहीं है। जब पत्रकार इस बारे में सरकार से सवाल पूछते हैं कि क्या वाकई हम चबहार को खाली कर देंगे, तो जवाब गोलमोल आता है। जैसे कहा जाता है कि हम बात कर रहे हैं, अमेरिका से बात चल रही, स्थिति जटिल है वगैरह। लेकिन 1 फरवरी 2026 को इस सवाल का एक जवाब तो मिल गया। जिस बजट में कभी चाबहार के लिए 400 करोड़ रुपए निकाले गए थे, अगले ही साल उसके सामने शून्य लिखा मिल रहा है, सिफर। यानी भले ही भारत सरकार इस बारे में खुलकर न बोले, लेकिन कम से कम इस साल सरकार चबहार पोर्ट पर और पैसे नहीं लगाने जा रही। ये तो बजट से ही समझ में आ रहा है। ट्रंप ने 2018 में हमें मजबूर किया था कि हम ईरान से तेल नहीं लेंगे, 2025 में मजबूर किया कि हम रूस से तेल नहीं लेंगे, और अब वही ट्रंप आज हमें ये भी बता रहे हैं कि हम तेल कहाँ से लेंगे, वेनेजुएला से। ये घोषणा ट्रंप ने खुद कर दी, जबकि दोनों देशों के नेताओं की बातचीत पहले हो गई थी। फिर भी बातचीत का जो सबसे बड़ा हासिल था कि हम तेल इंपोर्ट करेंगे, वो ट्रंप के हवाले से मालूम चलता है। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे कि भारत ने किन किन पड़ोसी देशों को कितना पैसा दिया, चाबहार का पैसा रोका क्यों गया, और हम वेनेजुएला से तेल क्यों खरीदने वाले हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। भारत की संसद में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का बजट पेश किया, तो उसके एक कोने में छिपी हुई थी भारत की विदेश नीति की एक बहुत दिलचस्प तस्वीर। इसमें कुछ नंबर्स थे, कुछ कट्स थे और कुछ बढ़ोतरियां भी थी। ये नंबर्स बता रहे थे कि भारत आने वाले सालों में किन मुल्कों के साथ खड़ा रहना चाहता है और किन मोर्चों से पीछे हटना चाहता है। हम बात कर रहे हैं बजट में दूसरे देशों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की, एड टू कंट्रीज। इस बरस हम कुल 5,625 करोड़ रुपए दूसरे देशों को देंगे। ये काम भारत कई सालों से करता आ रहा है। अब ये हमारी विदेश नीति का एक ज़रूरी हिस्सा है। हम नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों की मदद करते हैं और फिर दूर दराज के देशों, अफ्रीका तक भी मदद पहुंचाई जाती है, पर मेन फोकस रहता है इमीडिएट नेबरहुड पे। इस बरस हमने किन देशों को कितना पैसा दिया, पिछले सालों के मुकाबले में इसमें कितना बदलाव आया और क्यों आया, एक एक करके ये जानते हैं। सबसे पहले भूटान की बात, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा फॉरेन एड के रूप में हम भूटान को देते हैं। इस बरस भूटान को 2,288 करोड़ रुपए मिले हैं। पिछले साल के मुकाबले इसमें बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल ये रकम 1,950 करोड़ रुपए थी। भूटान, ये रिवाइज एस्टिमेट है, भूटान इन पैसों से ज़्यादातर डेवलपमेंट का काम करता है, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे खर्च, रोड्स बनाते हैं। नेपाल को 800 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पिछले साल रकम 830 करोड़ थी। थोड़ी कटौती हुई है, लेकिन इस कटौती का ये मतलब नहीं कि हम नेपाल पर कम ध्यान देंगे। पिछले बरस जब नेपाल में जेंजी प्रोटेस्ट के बाद सरकार गिराई गई थी, तब हमने माहौल शांत कराने के लिए तभी भी मदद ऑफर की थी। अब 5 मार्च को वहाँ चुनाव होंगे, तब भी हम कई तरह से नेपाल की मदद कर रहे हैं ताकि नेपाल में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएं। चुनाव में इसी मदद के तहत हिंदुस्तान 60 डबल कैब पिकअप व्हीकल्स दे रहा है नेपाल को। इसके अलावा भी लॉजिस्टिक सपोर्ट हिंदुस्तान से रहेगा। चीन ने भी चुनाव में नेपाल की मदद करने का वादा किया है। नेपाल पूरी तरह चीन के पाले में न चला जाए, इसलिए हम वहाँ इन्वेस्ट करते रहते हैं, और बजट में इसलिए इतना बड़ा हिस्सा नेपाल को दिया भी जाता है। 800 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। अब आ जाइए बांग्लादेश पर। पिछले साल के बजट अनुमान में बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए गए थे, फिर इसे रिवाइज करके 34 करोड़ कर दिया गया। अगले साल के लिए जो अनुमान है, जो बजट आज पेश हुआ, उसमें बांग्लादेश को 60 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी।
पिछले साल की रिवाइज एस्टिमेट की तुलना में लगभग दोगुना पैसा है, लेकिन बजट एस्टिमेट से आधा है। तो यहाँ दोनों बातें हैं। बजट अनुमान के हिसाब से देखेंगे तो आधा किया गया, लेकिन बीते साल जो करेक्शन के बाद जो रिवाइज एस्टिमेट आया उससे तो रकम ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है। ये भारत बांग्लादेश के बीच जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी है आज की, उसके मुताबिक है। बांग्लादेश को लेकर विचार चाहे काफ़ी बदला हो हिंदुस्तान के आवाम में, सरकार में, लेकिन मोदी सरकार ने एंगल अभी भी यही रखा है कि हम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते यूं ही नहीं बदल देंगे, यूं ही उनका साथ नहीं छोड़ देंगे। जब से शेख हसीना ने सरकार जाने के बाद भारत में शरण ली है, वहाँ की अंतरिम सरकार ने कई बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की, कई नेताओं ने भारत विरोधी बयान भी दिए वहाँ से। इन सब के बावजूद जब बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया, डॉक्टर जयशंकर उनके जनाजे में शरीक होने के लिए गए, और अब जब बजट आया है तब बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता में बढ़ोतरी बताती है कि हमारी इंटेंशन पॉजिटिव है। अब आ जाइए श्रीलंका पर। वहाँ 400 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। पिछले बरस 300 करोड़ भेजे गए थे। श्रीलंका भी स्ट्रेटेजी के लिहाज से हमारे लिए अहम है, क्योंकि वहाँ पे भी चीन बहुत दिलचस्पी ले रहा है, इसलिए श्रीलंका को हम खुले हाथ से मदद करते हैं। आर्थिक संकट में तो और बढ़ चढ़ के की थी। IMF से ज़्यादा पैसा हमने दिया था, लगभग 4 अरब डॉलर अलग अलग किस्तों में पैसा गया, लेकिन हमने श्रीलंका को बचाए रखने में मदद की उस समय जब श्रीलंका को IMF जैसी संस्था पैसे देने से हिचक रही थी। अभी जब वहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आई तो उसमें भी भारत की सेनाओं ने बढ़ चढ़ के वहाँ हिस्सा लिया। मालदीव पर आइए। इस बरस मालदीव को 550 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि पिछले साल 625 करोड़ रुपए थे। 75 करोड़ की कमी है, लेकिन अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इंटरेस्ट वहाँ कम हो गए। आप याद कीजिए, वहाँ 2023 में इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था। भारत विरोधी समझे जाने वाले मोहम्मद मुइज़ी राष्ट्रपति बन गए थे। फिर भी हमने 2024 में मालदीव को 480 करोड़ रुपए की मदद की थी। इससे तनावपूर्ण होने के बावजूद ये रकम 2025 में बढ़ाई गई, 600 करोड़ की गई। 2025 में इस रकम में 25 करोड़ और बढ़ाए गए, यानी 2025 में हमने मालदीव को 625 करोड़ दिए। इस बरस कुछ कमी हुई है, लेकिन कमी ये नहीं बताती है कि रिश्ते खराब हैं। अगला नंबर म्यांमार का है, 300 करोड़ दिए गए हैं। वहाँ इस समय कोई सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है, 2021 से हुनता है वहाँ पे सैनिक शासन। इसके बावजूद हम हर साल वहाँ मदद देते हैं, ताकि म्यांमार के साथ साथ इंडिया का नॉर्थ ईस्ट और जो साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने वाला हमारा जो ब्रिज है वो बना रहे। और म्यांमार में अगर शांति रहती है, सारे पक्ष खुश रहते हैं, तो वो पूर्वोत्तर में शांति के लिए भी अच्छा है। अफगानिस्तान को 150 करोड़ रुपए मिले हैं। पिछले बरस 100 करोड़ रुपए दिए गए थे, इस साल 50 करोड़ बढ़ाए गए हैं। बीते साल ये अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी हिंदुस्तान आए थे, दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ाने की बात करके गए थे। एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर इसलिए हमने कहा क्योंकि वहाँ कोई सिविलियन सरकार नहीं है, तालिबान ने सत्ता पर कब्जा किया है, चुनाव नहीं जीता है। उसके बावजूद भारत को पता है कि अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम मदद करते हैं। मुत्तकी को भी प्रोटोकॉल जो हिंदुस्तान में मिला उसकी वजह यही थी। और इन पैसों के अलावा भी हिंदुस्तान का अफगानिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, इसलिए हम अफगानिस्तान को एड देते हैं, अपने बजट में लिखते भी हैं। तो ये कुछ पड़ोसी देश हैं हिंदुस्तान के जिनके हिस्से बजट में जो रकम आई हमने बता दिया। अब सवाल ये आप पूछ सकते हैं कि भारत, जहाँ पे बहुत सारे गरीब रहते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे भी अधूरे हैं, हम अपने टैक्स पेयर्स का पैसा दूसरे देशों को क्यों देते हैं? इस सवाल का जवाब लीजिए। 1947 में आज़ादी के बाद हिंदुस्तान उन गिने चुने देशों में था जिसने खुद ज़रूरतमंद होते हुए भी दूसरों की मदद करने का फैसला किया। पैसों के जरिए नहीं, उस समय काइंड चलता था, जैसे अब कैश है, पैसा है तो दे देते हैं, उस समय दूसरे तरह से बार्टर में कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई कैंप हिंदुस्तान में लगा दिया गया तो दुनिया भर के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आकर के ट्रेनिंग दे देते, ये ट्रेनिंग्स ले लेते। भारत इसे अपनी ज़मीन पर फैसिलिटेट कर देता था कि हम होस्ट कर लेंगे। 1950 के दशक में कोलंबो प्लान के जरिए हिंदुस्तान ने एशिया पैसिफिक के देशों के साथ सहयोग शुरू किया, तब यूएस भी इसमें शामिल होता था। 1950 से 1983 तक शिक्षा के लिए उसने कई ज़रूरतमंद देशों को 41 बिलियन डॉलर दिए थे। नोट कीजिए, उस समय के 41 बिलियन डॉलर हैं, अभी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। 7 जनवरी 2026 को ट्रंप की सदारत में अमेरिका इस समझौते से अलग हो गया। अकेले कोलंबो प्लान से ही नहीं, इस तरह के 66 संगठनों से अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका का पैसा अमेरिका में ही लगना चाहिए, बाहर क्यों हम भेजें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, हिंदुस्तान समझता है, इसलिए मदद करता है दूसरे देशों की। लौटते हैं कोलंबो प्लान पे।
शुरुआत में तो हम भी कोलंबो प्लान के तहत ही दूसरे देशों की मदद करते थे, लेकिन साल 2000 के बाद हमने फॉरेन एड को अपनी विदेश नीति का ही हिस्सा बनाया। बाद में हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेके आए हम, और इसके तहत ज़्यादा मदद पहले अपने इमीडिएट पड़ोसियों की जाती है। परंपरा भी यही रही है। अच्छा, हमेशा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ नैतिकता के नाते यह पैसा दूसरों को देता है भारत। हमेशा तो ऐसा नहीं ही होता है। ये ज़रूर सच है कि हिंदुस्तान चाहता है कि पड़ोस में शांति रहे, स्थिरता रहे, क्योंकि नहीं होगी तो फिर बाद में हमको दिक्कत होगी। लेकिन उसके अलावा भी इस इन्वेस्टमेंट की बहुत अलग अलग वजह होती हैं, जैसे डिप्लोमेटिक रीजंस हैं, सिक्योरिटी के मसले, या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हम कहीं पाना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल चाबहार पोर्ट था, एलिफेंट इन द रूम, जिसके बारे में कोई बोल नहीं रहा अभी। चाबहार हमारे लिए सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट का दरवाज़ा बताया गया था। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए अहम बताया गया, जहां चीन बैठा है। हमें अफगानिस्तान को कोई सामान भेजना है तो इस पोर्ट के तहत भेजा जा सकता था, क्योंकि ज़मीन से जाते तो पाकिस्तान पड़ता है ना। वखान कॉरिडोर तो उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, उससे जो लगी हमारी बॉर्डर है। इसलिए हमने चाबहार में बहुत पैसा लगाया। 2024-25 के बजट में चाबहार के लिए 400 करोड़ निकाले गए। 2025-26 में पहले इससे 100 करोड़ किया गया, फिर बढ़ाकर दोबारा 400 करोड़ किया गया। लेकिन 2026-27 के बजट में चाबहार के सामने सीधा शून्य लिखा है। ये शून्य एक अकाउंटिंग एंट्री नहीं है, ये भारत की विदेश नीति में हो रहे एक बदलाव का संकेत भी है। इस शून्य का मतलब और इसके पीछे की राजनीति और इसके दूरगामी असर, ये सब समझना ज़रूरी है। इसलिए हमने इस विषय को पिक किया है राजदूत के लिए। ईरान के दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में, ओमान की खाड़ी के किनारे चाबहार भौगोलिक रूप से भारत के लिए एक सपना सच होने जैसा था। कराची और ग्वादर के ठीक सामने। अगर ये पोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाता तो भारत बिना पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल किए अफगानिस्तान तक सामान पहुंचा सकता था, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं सेंट्रल एशिया में पूरे कर सकता था। यही वजह थी कि सन 2000 का जो दशक था उसकी शुरुआत से ही भारत और ईरान के बीच चाबहार को लेकर बातचीत चलती रही, चाहे गवर्नमेंट किसी की रही हो, अटल बिहारी वाजपेयी की, मनमोहन सिंह की, उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार। तीनों ने चाबहार में बहुत इन्वेस्ट किया। असली मोड़ 2015 में आया जब ईरान न्यूक्लियर डील हुई। उस वक्त भारत ने चाबहार पोर्ट को डेवलप करने का फैसला तेजी से आगे बढ़ाया, क्योंकि माहौल अच्छा हो गया। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ईरान खुद गए। ट्राइलैटरल अग्रीमेंट हुआ हिंदुस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के बीच। चाबहार को अफगानिस्तान की लाइफलाइन की तरह प्रोजेक्ट किया गया। भारत ने टर्मिनल ऑपरेट करने की जिम्मेदारी ले ली कि बनने दीजिए, इसको ऑपरेट कैसे करना है हम बताते हैं। इंडिया में बहुत सारे पोर्ट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेन्स, रेल कनेक्टिविटी, सब कुछ प्लान में था। जाहिदान तक रेल लाइन की बात भी हो गई थी। मतलब साफ था कि भारत चाबहार को सिर्फ एक पोर्ट नहीं, एक लॉजिस्टिक कॉरिडोर की तरह देख रहा था। लेकिन 2018 में सब बदल गया जब ट्रंप आए। ट्रंप ने आते ही ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर निकाला और इसके साथ ही ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए, तेल पे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, सब पे। इन प्रतिबंधों का सीधा मतलब था कि कोई भी देश अगर ईरान के साथ बड़ा आर्थिक लेन देन करता है तो उसे अमेरिकी पेनल्टीज झेलनी पड़ेंगी। भारत भी इन सैंक्शंस की जद में आया। भारत उस वक्त ईरान से बड़ा तेल खरीदता था, सस्ता और क्रेडिट पर मिलने वाला तेल था, कुछ पैसा हम रुपए में भी देते थे। लेकिन अमेरिकी दबाव के आगे भारत को ईरानी तेल खरीदना बंद करना पड़ा। बैंकिंग चैनल्स बंद हुए, शिपिंग, इंश्योरेंस रुक गया और चाबहार का काम भी ठहर गया। यही एक दिलचस्प चीज भी होती है, अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को लेकर भारत को एक स्पेशल छूट दी बाइडेन के ज़माने में। अब वजह क्या थी इसकी? भाई, जो दुकानदार होता है फ्री में आपको कुछ नहीं देता। अमेरिका खुद अफगानिस्तान में फंसा हुआ था और वहां तक सप्लाई लाइंस चाहिए थी। पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट है बहुत भरोसेमंद रह नहीं गया था, उनके कॉन्वॉयज अटैक किए जाते थे। चीन पहले से एक्टिव था ग्वादर में। ऐसे में चाबहार अमेरिका के लिए काम कर सकता था। यानी ट्रंप प्रशासन ने एक तरफ ईरान पर दबाव बनाए रखा, लेकिन चाबहार को अलग रखा। इस छूट की वजह से चाबहार पूरी तरह बंद नहीं हुआ। बाद में हमें तो छूट मिल गई थी ऑपरेट करने की। लेकिन 2025 में अमेरिका की राजनीति फिर से बदल गई। बाइडेन के बाद फिर से ट्रंप आ गए और लौटते ही ईरान पर सख्त हो गए। सितंबर 2025 में अमेरिका ने चाबहार को लेकर दी गई छूट भी खत्म करने का ऐलान किया और इस बार कोई एक्सेप्शंस क्रिएट नहीं किए गए, कोई स्पेशल क्लॉज नहीं क्रिएट किए गए जिसमें हिंदुस्तान को पहले फ़ायदा होता था। सीधे कह दिया गया कि आप धीरे धीरे अपने ऑपरेशंस को वहाँ समेटिए। 6 महीने की मोहलत दी गई। सीधा मैसेज था कि अचानक झटका नहीं देंगे, लेकिन आपको काम तो बंद करना पड़ेगा। ये 6 महीने 26 अप्रैल 2026 को पूरे हो जाएंगे। इस फैसले के बाद भारत सरकार से बार बार सवाल पूछे गए कि क्या भारत वास्तव में चाबहार छोड़ देगा, क्या भारत ईरान से पीछे हट रहा है। हर बार जवाब गोल,
कहा गया कि अमेरिका से बातचीत चल रही है, कहा गया कि भारत अपने हितों को देख रहा है, कहा गया कि स्थिति जटिल है, लेकिन जो जवाब एमईए के प्रवक्ता सीधे तौर पर नहीं दे पाए, उसका जवाब इस बार के बजट में लोग खोज रहे हैं। 2026-27 के बजट में चाबहार पोर्ट के सामने शून्य लिखा है, एक भी रुपया नहीं, न रेवेन्यू न कैपिटल। ये सिर्फ पैसे की कटौती नहीं है, एक पॉलिसी स्टेटमेंट की तरह से देखा जा रहा है। अभी इस चीज को लेकर कि चाबहार का बजट क्यों जीरो है, सरकार का पक्ष आना बाकी है, लेकिन कम से कम ऑप्टिक्स तो ऐसी ही है कि जिस प्रोजेक्ट में आप बजट में उसके लिए जगह नहीं देख रहे, उसका मतलब यही निकाला जाएगा कि आगे आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। यहीं से सवाल उपज रहा है कि क्या भारत ने चाबहार को वास्तव में छोड़ दिया है। सरकारी भाषा में इसका जवाब अभी भी टाल मटोल वाला है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बिना पैसे, बिना बैंकिंग चैनल्स और बिना अमेरिकी छूट के भारत चाबहार में कुछ काम कर नहीं पाएगा। अमेरिका के सेकेंडरी सैंक्शंस का रिस्क कोई भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी नहीं लेने वाली है। इसका एक और पहलू भी है, चाबहार को भारत सिर्फ ईरान के लिए नहीं, अफगानिस्तान के लिए भी देखता था, लेकिन अफगानिस्तान में अब तालिबान है, यूएस वहां से निकल गया है, पश्चिमी देशों की दिलचस्पी अब वहां नहीं है। ऐसे में चाबहार का वो मूल तर्क पश्चिम की नज़र में कमज़ोर पड़ गया, जिसके तहत अमेरिका ने छूट दी थी। अब ईरान भी ये देख रहा है कि भारत कितना आगे जाएगा उसके लिए। खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि अब चीन चाबहार के आसपास जगह तलाश रहा है ताकि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा सके। चीन को अमेरिकी प्रतिबंधों की कोई चिंता नहीं है, धड़ल्ले से ईरान से तेल लेता है, अमेरिका आंख दिखाता है तो चुंबक देना बंद कर देता है, रूस से भी तेल खरीद रहा है। ऐसे ही कई देशों से उसका धंधा चल रहा है जिन पर अमेरिका ने तो प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि वो खुलकर कहता है कि प्रतिबंध लगाना यूएन का काम है, यूएस का नहीं। भारत के लिए ये स्थिति असहज करने वाली है। एक तरफ अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, या तो हमारे दिमाग में तो है, दूसरी तरफ ईरान के साथ टूटता हुआ कनेक्शन है, भारत बीच में फंस रहा है। पर चाबहार अकेले आज चिंता का विषय नहीं है। ट्रंप के कहने पर ही हम यहाँ से पीछे हट रहे हैं। ईरान का तेल भी हमने उनके कहने पर लेना बंद किया था उनके पहले टेन्योर में। रूस का तेल भी हम ट्रंप के ही कहने पर नहीं ले रहे हैं, यानी वो हमें बता रहे हैं कि तेल कहाँ से लेना है, कहाँ नहीं। आज उन्होंने ये भी बता दिया कि अब आइंदा आप कहाँ से तेल लेंगे। ट्रंप ने कहा कि भारत अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ये घोषणा सीधे ट्रंप की तरफ से आई। जैसा हमने पहले बताया, ट्रंप ने ये जो जानकारी दी है उससे पहले ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट से फ़ोन पर बात हो चुकी थी। दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर नोट्स एक्सचेंज हुए थे, लेकिन दोनों नेताओं ने पब्लिकली तेल खरीदने वाली बात का जिक्र नहीं किया। और ट्रंप का जो बयान आया उससे हमको पता चला कि जो बातचीत हुई थी उसका जो सबसे बड़ा एंगल था वो ये ऑयल परचेसेस हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी, इन दोनों को अबडक्ट किया। न्यूयॉर्क की अदालत में उन पर केस अब चल रहा है। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर हमने कोई लाइन नहीं ली। क्यों नहीं ली, या कोई स्ट्रांग लाइन इसलिए नहीं ली क्योंकि हमारे दिमाग में था कि यूएस को बुरा नहीं लग जाए। हमारा इरादा था कि ट्रेड डील हो जाए, उसके बाद हम मुंह खोलेंगे। अब तक ट्रेड डील तो नहीं हुई है। ट्रंप ने टास्क अलग से दे दिया कि वेनेजुएला से तेल खरीदो क्योंकि वहां से मैं मोटा पैसा बनाने वाला हूं। अब तक भारत ने इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक तरफ बजट में पड़ोसियों को पैसा बांटा जा रहा है, लेकिन चाबहार के शून्य को लेकर प्रतिक्रिया नहीं आती। ये भी नहीं कहा जाता कि लोग गलत समझ रहे हैं, सच्चाई कुछ और है। इतने में ही एक दूसरे देश का राष्ट्रपति बताता है कि आपको तेल कहां से लेना है, कहां से नहीं, तभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। पर जैसे ही बात आती है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, तुरंत एमईए का बयान आ जाता है। एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र है। ये एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र कह सकते हैं इसे जिसका नाम नरेंद्र मोदी बताया जा रहा है। इजराइल यात्रा को लेकर के लिखा हुआ, अंग्रेजी में लिखा है कि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस एंड सैंग इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। दे हैड मेट अ फ्यू वीक्स अगो, इट वर्क। अब यहाँ किससे एडवाइस लेने की बात हो रही है, किस संदर्भ में हो रही है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम इसकी वेरासिटी की पुष्टि भी नहीं कर सकते। भारत के विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम सामने आने को शर्मनाक बताया है। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आरोप पूरी तरह बकवास हैं, जिन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने एक और प्रतिक्रिया दी है, ये कि बलूचिस्तान में हुए हमले के पीछे पाकिस्तान ने भारत का हाथ होने का जो आरोप लगाया है वो बेमानी है। पाकिस्तान खुद की कमियों को छिपाने के लिए ऐसी बातें करता है। ज़रूरत है कि विदेश मंत्रालय थोड़ा वक्त निकालकर चाबहार और वेनेजुएला के तेल पर भी कुछ कह दे, वो भी हम राजदूत में आपको ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ यूनियन बजट के रोज़ पेश हुआ राजदूत का ये स्पेशल एपिसोड कंक्लूड होता है। इसे साजिद ने लिखा और आनंद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।